दोस्तों, मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर व्हील 247 परिवार पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जैसा कि देख सकते हैं कि आज का हमारा जो थंबनेल लगा हुआ है वो क्या है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो एग्जामिनेशन आने वाला है, जो 27-28 अक्टूबर को एग्जाम है, उससे जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं या जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके आने की संभावनाएं होती हैं, उन्हीं क्वेश्चन के सीरीज के साथ हम लोग आप सबके बीच में हाजिर हुए हैं। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बात जरूर याद रखेंगे कि जब भी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब आज का सेशन हम लोगों का जो भी है उसे ज्यादा लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब ये काम जरूर करेंगे, चलिए सेशन को आराम करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, यानी ऐसा बात कहा जा रहा है कि मनुष्य में कवक से कौन सा रोग होता है। यानी अगर आपके शरीर में कोई रोग हो रहा है तो रोगों को जब आप वर्गीकरण करते हैं, रोग किसे कहते हो भाई, पहले तो आपको यह ध्यान देना है। रोग का तात्पर्य किससे है कि जब हमारे शरीर यानी शारीरिक कार्य क्षमता निम्न हो जाए। क्या हो जाए? शारीरिक कार्य क्षमता निम्न हो जाए यानी नगण्य हो जाए। अब अगर कहा यह जाए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने में आप समर्थ नहीं हो पा रहे हो, आप अच्छे से वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यही क्या है? रोग है। आपको जैसे बुखार हुआ रहता है, फीवर, तो फीवर होने पे आपको क्या लगता है ना कि आप कोई भी काम करने जाते हो तो आप आलस फील करते हो। आप किसी काम को करते हो वो बहुत तेजी से नहीं कर पाते, बहुत धीरे करते हो। आपको सर्दी जुकाम हुआ रहे तो आप कोई भी काम करने में पहले हिचकते हो। तो ये जो कंडीशन है ना, वो किसकी वजह से होता है? रोग की वजह से। और रोगों का जो वर्गीकरण किया जाता है, पहले तो वो रोगों का वर्गीकरण आपको कैसे समझना है कि एक होते हैं संचारी रोग, एक होते हैं असंचारी। यानी जो संचरित हो जाए, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी रोग कहते हैं। और जो ऐसा ना कर पाए उसे असंचारी। अब जैसे सर्दी जुकाम खांसी, ये सब क्या करते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं। जैसे कि आपने अभी सुना होगा या आपने ये फेज देखा भी है, 2019 का वो फेज जब हमारे देश में क्या लग गया था, कोविड-19 का दौर, यानी लॉकडाउन हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि भाई जो कोविड-19 है ना, ये वायरस से है, विषाणुओं से। अब विषाणुओं से होने वाला रोग क्या हुआ था कि भाई इतनी तेजी से वो फैला कि लोगों को मजबूर होके अपने आप को बंद करना पड़ा, जिसे हम लोगों ने क्या कह दिया? क्वारंटाइन। तो अब वो कंडीशन जो है कि एक लोगों से दूसरे लोगों में फैले तो संचारी रोग, नहीं फैले तो असंचारी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें भी घातक और अघातक, यानी जो हमारी जान ले ऐसी बीमारियां, घातक, और जान ना ले पाए, अघातक। तो अब यहां पे दूसरी चीज ये ध्यान देनी होगी कि ये बीमारियां फैलती किससे हैं? बीमारियों को फैलाने वाले कारकों को हम लोग क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। अब ये वाहक क्या हो सकते हैं? जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं। अब ये जो जीवाणु विषाणु हैं, इनसे रोग फैल रहा है। अब वही रोग की कंडीशन हमें यहां पे क्या समझना है कि कहा यह जा रहा है कि मनुष्य का एक कवक जनित, यानी ऐसी बीमारी जो कवक से हो, फंगस। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है? कॉलरा। कॉलरा ये किससे होता है भाई? विषाणु जनित होता है। अब तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, इसे क्या बोलते हैं? टीबी, क्षय रोग भी बोलते हैं। अब ये किससे होता है? जीवाणु से। प्लेग, ये विषाणु से। और जो रिंगवर्म है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दांत खाज खुजली। क्या कहते हैं? दांत खाज खुजली। ये किससे फैलता है? कवक से। और ये अक्सर ऐसे समय फैलता है जब हमारा जो क्लाइमेट होता है ना, उसमें नमी ज्यादा हो। और नमी ज्यादा कब होती है? बरसात के दिनों में। यानी बारिश के दिनों में कवक क्या करता है? बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। और इसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंगवर्म, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? दांत खाज खुजली। तो उम्मीद है कि आप सबको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी आशा के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा इसे मैं पेन का कलर चेंज करना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि रसायन प्रयोगशाला यानी केमिस्ट्री लैब में उपयोग
में लाए जाने वाला लिटमस, ये जरूर आपको ध्यान देना है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। यानी ये जो आप प्रयोगशाला में लिटमस सुनते हो ना, लिटमस कागज, क्या सुनते हो? लिटमस कागज। अब ये लिटमस कागज भी आपने सुना होगा ना, लाल लिटमस, नीला लिटमस। ध्यान दीजिएगा, अब लाल लिटमस, नीला लिटमस, लाल रंग किस अवस्था में आएगा? जब ये कौन सी अवस्था होगी? अम्लीय। और नीला रंग कब आएगा? जब अवस्था क्या होगी? क्षारीय। यानी अम्लीय अवस्था में लाल होता है, क्षारीय अवस्था में नीला होता है। ये तो अवस्था की बात है, यहां पे मुझे इसकी बात नहीं करनी, हमें यह बात करनी है कि प्रयोगशाला में लिटमस जो बना रहे हो, जो लिटमस आप ले रहे हो, वो किससे बनाते हो? तो याद रखिएगा, हरी शैवाल, सैक, कवक, नील हरी शैवाल। तो याद रखिएगा, जब भी आप करते हो तो हरी शैवाल से हम लोग क्या पाते हैं बेटा? हम लोग पाते हैं कॉरेज। क्या पाते हैं? कॉरेज। नील हरी शैवाल से हम लोग पाते हैं अगार अगार जेल। क्या पाते हैं? अगार अगार जेल। कवक से भाई हम लोग स्टार्च लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टार्च। और सैक से यानी लाइकेन से ही हमें क्या मिलता है? लिटमस। यानी जो लिटमस पेपर आप बना रहे हो ना, ले रहे हो, ये किससे मिल रहा है? सैक से, लाइकेन से। तो यहां से आपको आंसर मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन, यानी सैक, लाइकेन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? यानी लाइकेन कैसे आप समझा सकते हो कि ये लाइकेन है? और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या कि लाइकेन जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? कवक से और किससे? शैवाल से। कवक और शैवाल। अब जैसे ही कवक और शैवाल से मिल गया, अब देखिए इसी वजह से इसका हिंदी नाम जो आप देखते हो सैक, शैवाल से सै और कवक से क, जिसकी वजह से क्या बन गया है? सैक। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अब लाइकेन किससे है? कवक से है और शैवाल से। तो जब दोनों साथ साथ है, दोनों क्या है? साथ साथ। तो अगर दोनों साथ साथ है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो अब यहां पे एक बात समझ में आ गई कि जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, और कवक और शैवाल आपस में क्या दर्शाते हैं? सहजीवता दर्शाते हैं। और सहजीवता को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। अब इस अवस्था में यहां पे आप देख सकते हो कि कहा क्या जा रहा है? सहभोजिता, यानी साथ साथ भोजन करने वाले, साथ साथ यानी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करने वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि गांव में क्या देखते हो, आपकी जो गाय भैंस होती है जब चारा चरने जाती है तो उनके ऊपर कुछ पक्षी जैसे बगुला, कौवा, ये सब बैठ जाते हैं। अब गाय भैंस चारा चरती है, उनके ऊपर थोड़े बहुत कीड़े बैठ जाते हैं। उन कीड़ों को कौवा, बगुला ये सब खाते हैं। तो कौवा, बगुला को उससे क्या मिलता है? भोजन मिलता है। और जो गाय भैंस होती हैं, इनसे, उनके शरीर से जो कीट उनके शरीर में लग गए हैं वो दूर हो जाते हैं, और इससे दोनों को क्या होता है? लाभ होता है। इसी क्रिया को हम लोग किसमें समझते हैं? सहभोजिता में। परजीविता, परजीविता का तात्पर्य क्या है? कि जो भोजन के लिए दूसरों पे ही निर्भर रहे। यानी अगर कोई चीज आपके ऊपर निर्भर है, जैसे आप जानते होंगे मच्छर। मच्छर क्या करता है कि वो आपके शरीर से खून तो निकाल लेता है, लेकिन वो उसको वहां से तो भोजन मिल गया, लेकिन हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है क्या? कभी कभी हमें मलेरिया दे देता है, कभी कभी हमें डेंगू दे देता है, कभी कभी हमें चिकनगुनिया देता है, कभी कभी पीत जोड़ दे देता है। यानी ये जो मच्छर है ये हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक? लाभकारी तो हो ही नहीं सकते, बचे क्या? हानिकारक। अगर ऐसी अवस्था है तो उसे हम लोग किसमें समझते हैं? परजीविता। यानी एक को लाभ हो, दूसरे को क्या हो? हानि हो। चौथी बात, अधिपादप। अधिपादप का मतलब क्या है? कि वो पूरी तरीके से पादप की अवस्था ना बताए। अब यह काम कौन करता है? कवक। कवक क्या होता है? उसकी संरचनात्मक अवस्था से वो पादप दिखता है। क्या दिखता है? पादप। लेकिन क्रियात्मक अवस्था, उसकी संचरण अवस्था से वो पादप नहीं होता।
ये बात क्लियर। तो यहां से आपका आंसर क्या निकल के आ गया, बी ऑप्शन यानी सहजीविता। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक में बदलती है, यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है भाई, यह आपको समझना है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे। अब आप जानते होंगे खाना, भोजन, भोजन में क्या होता है भाई, भोजन में आप क्या करते हो, अनेक पदार्थ लेते हो ना, जिसमें आप क्या लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, विटामिन लेते हो, वसा लेते हो, मिनरल लेते हो, ये सारी चीजें लेते हो। अब इसमें क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। किसकी सहायता से तोड़ा जाता है, हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थ है, एंजाइम, एंजाइम की सहायता से भोजन को तोड़ दिया गया। अब भोजन को तोड़ा गया तो रासायनिक पदार्थ की वजह से, अब रासायनिक पदार्थ से भोजन बदल रहा है। तो अब यहां पे रासायनिक पदार्थ और ये कहा क्या जा रहा है, प्रकाश ऊर्जा। अब भोजन जब आप लेते हो तो क्या आपको चाहिए क्या कि आप खाना खाने बैठो तो धूप में ही खाना खा सकते हो, आप अंधेरे में नहीं खा सकते, ऐसा तो नहीं है। तो यहां से पहली बात तो नहीं होनी है। अब दूसरी बात, श्वसन, आप सांस लेते हो, अब आप सांस लेते हो धूप में ही लोगे क्या भाई। श्वसन के लिए आप किसी भी अवस्था में, जहां पे आप बंद कमरों में, अंधेरे में, यानी आप किसी भी अवस्था में आप श्वसन की क्रिया को संभव बनाते हो। अब श्वसन की क्रिया में आप क्या करते हो, जो गैसीय विनिमय है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो हमारे रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ये क्या करते हैं, गैसीय विनिमय करते हैं। अब गैसीय विनिमय में ये क्या करते हैं, ऊर्जा रूपांतरण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। अब ये जो एटीपी निर्माण है, ऊर्जा बदल रही है, तो वो किससे बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा से, प्रकाशीय ऊर्जा से तो नहीं। तो यहां से दूसरी बात भी गलत। अब तीसरी बात, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन होना। अब वाष्प का उत्सर्जन होना यानी अगर पानी रख दिया जाए, गर्म किया जाए, तो गर्म करने पे वो क्या बनता है, भाप बनता है, वाष्प बनता है। तो वाष्प बनने की जो क्रिया है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, वो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करती है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं करती। तो यहां से तीसरी बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। अब बचा क्या, प्रकाश संश्लेषण। हां, अब यहां प्रकाश संश्लेषण की बात आपको करनी है। क्यों, क्योंकि भाई जब भी आपने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में निर्मित होना। और प्रकाश की उपस्थिति में क्या निर्मित होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जो ये निर्माण है ना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक परिवर्तन कब करता है, जब ये किस क्रिया में हो, प्रकाश संश्लेषण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, प्रकाश संश्लेषण में। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसे है, केसर है, केसर प्राप्त होती है, यानी आप केसर किससे प्राप्त करोगे। ठीक है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि केसर बहुत कॉस्टली होता है। आपने ये भी सुना होगा कि कई कहानियों में आपने सुना होगा कि केसर जो होता है वो हिरणों की गर्भ में, ग्रीवानाल में होता है। तो वो आप कहानी है, लेकिन बेटा एक्चुअल में केसर कहां होता है, इस चीज को कैसे आप जानोगे। तो जो केसर होता है ये क्या होता है, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र है। अब ये पूछा जा रहा है कि किसका है, हिबिस्कस के पुंकेसर का। अब भाई हिबिस्कस जानते हो आप, हिबिस्कस का मतलब क्या है, गुड़हल। अब ये बताओ, गुड़हल से आप केसर पाते, अगर गुड़हल से केसर मिलना होता है ना बेटा, तो इतने लार्ज स्केल में हमारे इंडिया में गुड़हल बोया जाता है ना, कि इससे जो हमें केसर मिलना होता ना, वो बहुत जल्दी मिल जाता। तो एक बात याद रखिएगा कि हिबिस्कस से नहीं मिलता, इंडिगोफेरा की जड़ से। इंडिगोफेरा आप समझते हो, आम, आम की जड़ से केसर तो नहीं मिलना है भाई, जड़ है ना, मैंने कहा भाई वर्तिकाग्र से, तो ये भी नहीं होना है। मूसा के दल से, अब दल मैंने बता दिया कि ये किससे मिलेगा, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से, दल से तो नहीं मिलना है, ना दल से मिलेगा, ना जड़ से, ना पुंकेसर से। अब वर्तिका एवं वर्तिकाग्र कहां मिला,
देखिए क्रोकस पादप के वर्तिका और यहां पे थोड़ा सा वर्तिकाग्र से, तो ये समझ में आ गया। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड वन, यानी जो क्रोकस का पौधा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रोकस का पौधा होता है ज्यादातर ऐसे प्रदेशों में उगता है जहां पे ठंडक होती है, ठंडे प्रदेशों में उगने वाला ये पौधा होता है, और इसके वर्तिका और वर्तिकाग्र से ही हमें क्या मिलता है, केसर मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि, कौन सी औषधि, कुनैन प्राप्त की जाती है। यानी अगर आपको ध्यान हो, कुनैन, कौन सी दवा, कुनैन। अब जो कुनैन है बेटा, कुनैन किससे पाई जाती है, सिनकोना के पौधे से। किससे पाई जाती है, सिनकोना के पौधे से। अब सिनकोना के पौधे में भी किससे, छाल से। किससे पाई जाती है, छाल से। तो अब यह पूछा जा रहा है कि सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती है। तो भाई मैंने अभी क्या बताया, छाल। तो पत्ती तो होना नहीं है, तना होना नहीं है, बचा क्या, छाल। अब ये कह रहा है उपयुक्त सभी से औषधि कुनैन, तो ये भी नहीं। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, यानी छाल से। तो छाल से हमें क्या मिलती है, मलेरिया की औषधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुनैन कहते हैं। और ये किससे मिल रही है, सिनकोना के पौधे से। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो इसमें क्या होगा, एटीपी का निर्माण होता है। चलो आगे देखते हैं। उत्पन्न ऑक्सीजन CO2 से आती है, यह बात सही है भाई, कोई एटीपी का निर्माण नहीं होता, यह तो गलत है। जल माध्यम के रूप में आवश्यक है, परंतु यह क्रिया में कोई भाग नहीं लेता। जल माध्यम के रूप में आवश्यक है, परंतु यह क्रिया में कोई भाग, बिना भाई जल के क्रिया संभव ही नहीं होती, यह भी गलत। तो अब यहां से, लेकिन अब यह जो मुख्य बात होती है उसके आधार पे, यह भी थोड़ी सी बात सही है, थोड़ी सी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यहां पे मुख्य बात यह है कि जो उत्पन्न ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन आप बनाते हो, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और क्या होता है, जल होता है। अब यहां पे जब आप इसे बैलेंस करते हैं तो ये ऐसे आता है। अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये क्या है, जल है, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, और साथ में क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, और ये क्या है, जल। अब यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से निकल के आया, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसीलिए आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब हम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। और हमारे कॉन्सेप्ट में, यानी मनुष्य के कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा होगा कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहां पे इस क्वेश्चन के आधार पे आंसर आपका क्या सही होगा, सेकेंड वन सही होगा कि उत्पन्न ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि किण्वन, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के खोज करता थे। अब यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जब भी आप किण्वन की बात कर रहे हो, फ्रेगमेंटेशन, तो किण्वन की खोज सन 1872 में, किसमें, सन 1872 में एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, इन्होंने किया था। और किसका बेस बनाया था, इन्होंने बनाया था रासायनिक पदार्थों का बेस, जिसमें बेकरी उत्पाद, जिसमें केक ये मुख्य था, बेकरी उत्पाद का इन्होंने क्या लिया था, सहयोग लिया था। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे आपने अभी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या देखा कि किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन के खोजकर्ता थे। चलिए, तो अब आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि किण्वन फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन थे, लुईस पास्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
में प्रकाश। अब देखिए, एक इससे पहले जो बात हुई उसमें कुछ और बात हो रही थी, इसमें कुछ और बात। प्रकाश का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है। अब ये तो गतिज ऊर्जा, गति की ऊर्जा होती है ना, यहां तो कोई गति की तो बात नहीं होती, यहां तो प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, तो यहां पे ये बात तो गलत हो गई। दूसरी बात कह रहा है का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अभी तो ये बात सही लग रही है कि CO2 और H2O पर सीधी क्रिया होती है प्रकाश का। हाँ भाई, CO2 और H2O पे सीधी क्रिया होगी। अगर सीधी क्रिया नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, ग्लूकोज में परिवर्तन तो कर ही नहीं सकते। यानी ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होने के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई पहले तो ये क्रिया संभव हो ना, और क्रिया पे संभव कराने के लिए जो भी पदार्थ आप उपयोग करते हो उन्हें आप क्या कहते हो, सबस्ट्रेट कहते हो, रिएजेंट कहते हो, अभिकारक कहते हो। तो अभिकारक पे सीधी क्रिया अगर नहीं होगी तो रासायनिक अपक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो ये तो बात 101% सही है। और एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं भाई, जो प्रकाश की इस रासायनिक क्रिया को बढ़ाए, प्रकाश की रासायनिक क्रिया को बढ़ा दे, तो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह भी बात सही। अभी तक तो हमें 3 बात सही मिली। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश नहीं करता है, यह जरूर याद रखिएगा, नहीं करता है। अब जब नहीं करता है का कॉन्सेप्ट आप लाएंगे तब यहां पे आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ए। यानी ये क्या नहीं करता, परिवर्तन गतिज ऊर्जा में नहीं होता। बाकी ये तीनों क्रियाएं संभव होती हैं, केवल एक क्रिया संभव नहीं होती कि गतिज ऊर्जा से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भाई फ्लोएम द्वारा, हाँ, खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। अब एक बात आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम किसका संवहन कराता है, जल का। फ्लोएम किसका संवहन कराता है, खाद्य पदार्थों का, फूड का। अब यहां पे ये कह रहा है कि फ्रक्टोज के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज फलों का संचयी, फ्रक्टोज फलों का संचयी शर्करा होता है, फलों का संचयी शर्करा होती है। ठीक, ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज रासायनिक संचित शर्करा होती है। सुक्रोज पादप, सुक्रोज पादप संचयी एवं संवहनी शर्करा होती है। और चौथा स्टार्च। स्टार्च बेटा खाद्य पदार्थ संचय। अब यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको यहां से आंसर समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है, तो फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित कहां से होता है, पत्तियों से लेकर जड़ों तक। तो पत्तियों से लेकर जड़ों तक किसका स्थानांतरित होता है, ग्लूकोज का। क्यों, क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज का ही क्या होता है, संचरण होता है। तो यहां से जो आपका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, बी आंसर। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो पादप संचयी एवं संवहनी कहा जाता है, ये कहां पे होता है, तनों के लिए। ये मुख्यतः किसके लिए बात करते हैं, तनों के लिए। तनों में क्या होता है, सुक्रोज होता है, और पत्तियों में बनने वाला क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यही ग्लूकोज आगे चल के किसमें परिवर्तित हो जाता है, सुक्रोज में, यानी शर्करा में। यह बात क्लियर रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं। अब ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर स्वपोषी पादप है तो ये भी जब ऊर्जा का संचय करते हैं तो स्टार्च में करते हैं। यहां पे आपको कुछ और नहीं याद रखना, अगर स्वपोषी पादप ऊर्जा संचय तो यानी स्टार्च। ये बात क्लियर रहेगी।
इसमें तो कुछ आपको ज्यादा ध्यान ही नहीं देना है भाई, CO2 से कोई मतलब ही नहीं है, H2O से कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन, प्रोटीन तो भाई जंतुओं के लिए है। किसके लिए है? जंतुओं के लिए। स्टार्च किसके लिए है? पादपों के लिए। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के। अब भाई मैंने आपको इससे पहले के क्लास में आपको बताया है कि द्विनाम पद्धति में क्या होता है, एक वंश नाम होता है, एक कुल नाम होता है। वंश नाम को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज, और कुल नाम को हम लोग क्या कहते हैं? जीनस। यानी दो का नाम एक साथ होता है, स्पीसीज और जीनस। अब यहां पे क्या कह रहा है कि दो नाम, एक वैज्ञानिक का और दूसरा प्रचलित, इससे कोई लेना देना है क्या? कुल और वंश का नाम होना चाहिए ना, वैज्ञानिक के नाम से कोई लेना देना है क्या? अब जैसे आपने सुना होगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका ये किसका है? आम का। किसका है? आम का। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ये किसका है? गुड़हल का। अब यहां से बेटा आप कहां से बता सक रहे हो भाई कि यही है? बैम्बूसा इंडिका ये किसका है? बैम्बू का, बांस का। तो ये जो नाम है ना, इसमें एक नाम किसका होना चाहिए? वंश का। एक किसका होना चाहिए? कुल का। तो भाई वैज्ञानिक के नाम होने की वजह से यहां पे ये गलत है। एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पीसीज यानी जात के दो शब्द, ये बात तो सही है। एक नाम दो वैज्ञानिकों ने बताया, ये बात तो 101% क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए कि भाई कोई नाम दो वैज्ञानिक कैसे बताएंगे। अब भाई एक नाम कोई रख दिया, अब दूसरा नाम कोई रखेगा तो पहले वाले का ही नाम माना जाएगा ना, दूसरे वाले के नाम से कोई लेना देना है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान देना है कि एक नाम दो वैज्ञानिकों ने बताई, ये क्या होगा? सरासर गलत होगा। इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। दो नामों में से एक वैज्ञानिक और दूसरा लैटिन, अब ये भी नाम नहीं होगा। यहां पे आपको तब आंसर कौन सा मिल गया कि द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव में एक साथ एक नाम कौन सा होगा? जीनस का यानी वंश का, और दूसरा नाम किसका होगा? कुल का। तो वंश और कुल का नाम एक साथ होना ही क्या कहलाता है? द्विनाम पद्धति। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। यानी जो विकिरण ऊर्जा है ना, उसका रासायनिक ऊर्जा में हम लोग संचय कहां करते हैं? तो इसके लिए आपको तो याद ही रहना चाहिए ना कि जब विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संचय की बात हो तो एटीपी में की जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब एटीपी टूटता है तो ये किसमें टूटता है? एडीपी में। और साथ ही ये क्या बनाता है? फॉस्फेट। क्या बनाता है? फॉस्फेट। यानी एटीपी और फॉस्फेट जो फॉर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है? एटीपी से। तो अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है एटीपी में। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। ये बात क्लियर हो गई? तो अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा क्या जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या करता है? भाई क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश का अवशोषण। ये बात तो सही है। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करेगा? ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जल का तो संवहन होता है ना, अवशोषण संभव ही नहीं होता। जल का क्या होता है? संवहन। अभी तक तो ये बात सही है। CO2 का अवशोषण ये भी नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल का ये काम नहीं है CO2 का अवशोषण। CO2 का अवशोषण काम होता है रंध्र का यानी स्टोमेटा का। तो यहां से ये दो बात गलत है। अब क्या कह रहा है? प्रकाश अवशोषण। यहां पे एक बात सही है। और जल का प्रकाशिक अपघटन क्या करता है? प्रकाशिक अपघटन। हां, ये दोनों बातें सही है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोफिल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह क्या करेगा? प्रकाश की उपस्थिति आप बोल रहे हो, यानी वो प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब अपक्रिया होती है तो इसका क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में टूटना होता है, विघटन होता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल का प्रकाशिक अपघटन। तो यहां से तो ये दोनों बातें सही होने की वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वन सही होगा।
यानी अगर आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य पूछते हो तो वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशिक अपघटन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है। यानी आप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हो तो इसमें प्रकाश प्रक्रिया क्या करता है? भाई जल के अणुओं का अपघटन, ये बात तो सही है। CO2 से H2O की प्रक्रिया, PgAl अणुओं से सर्क निर्माण, ये तो गलत है। O2 और CO का प्रयोजन, ये भी गलत। अब यहां से तो आपको ये पहले ही क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण की में प्रकाश की क्रिया जो होती है वो क्या होती है? या तो प्रकाश का अवशोषण होगा या जल के अणुओं का अपघटन। तो यहां से तो यही तो मिल रहा है ना कि जल के अणुओं का अपघटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। क्या होगा कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, प्रकाश में क्रिया आप करा रहे हो, तो इस प्रकाशिक क्रिया में आप क्या करोगे कि जल के अणुओं का आप क्या कराओगे? अपघटन कराओगे। तो जल के अणुओं का अपघटन जो हो रहा है यही प्रकाशिक क्रिया में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप आप क्या बनाते हो? ग्लूकोज बनाते हो और साथ में आप क्या बनाते हो? ऑक्सीजन बनाते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमि से जल मूल रोम, यानी जो जल सॉरी यहां जल नहीं जड़, जड़ मूल रोम में प्रवेश करता है। अच्छा वो सॉरी यहां पे जड़ जल होगा, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है, यानी जो जल है वो मूल रोम में जल कैसे प्रवेश करता है, किसकी वजह से प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा कि जब जल प्रवेश करेगा तो जो मूल रोम होते हैं, अब जल के अणु इसके पास आते हैं और जब इसके पास आते हैं तो यहां पे क्या करता है कि अंदर लेने के लिए यहां पे एक क्रिया होती है। इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। क्या कहते हैं बेटा? परासरण। और परासरण की क्रिया में लगने वाला जो दाब होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब की जो मात्रक होती है, जो प्रदर्शन चिन्ह होती है, वो होती है पाई, और इसका जो सूत्र होता है पाई इक्वल टू CRT। क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जल मूल रोम में किस क्रिया से जा रहा है? परासरण की क्रिया से। तो लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब। तो अब यहां पे देखते हैं, पहले हम कह रहा है स्फीति दाब के कारण, तो ये तो गलत है। वायुमंडलीय दाब के कारण, ये भी गलत है। चूसड़ दाब के कारण, ये दाब है, दाब के कारण ये भी गलत है। परासरण दाब के कारण ये बात क्या है? सही है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमें आंसर मिल रहा है कि भाई जो जल है भूमि से मूल रोम में यानी पौधों की जड़ों में किसकी सहायता से जाता है? परासरण दाब की सहायता से। तो परासरण दाब की क्रिया में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ का अवगमन होता है, संचय होता है, वो कैसे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से। किसकी सतह से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह में जब अणुओं का स्थानांतरण होता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण। और परासरण की क्रिया में जो लगने वाला दाब होता है उसी दाब को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब। और परासरण दाब का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? पाई होता है। और पाई के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? पाई इक्वल टू CRT, यानी पाई बराबर CRT याद रखना होता है। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है, ये बात करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन बनाने में। भाई प्रोटीन संश्लेषण में तो सहायक होती है ना राइबोसोम हमारी, तो यहां से क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी भाई? तो राइबोसोम का काम है ना प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण प्लाज्मा झिल्ली का काम है नहीं। तो यहां से ये बात क्या हो गई? हमारी पहली ही बात गलत हो गई। केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। केवल जल को? ऐसी बात तो है नहीं। ये बताइए, जब जल तो जाएगा तो कुछ चीजें तो होंगी ना जो बाहर निकलेंगी, तो जल ही केवल तो बाहर नहीं निकलेगी ना, कुछ पदार्थ भी तो निकलेंगे, खनिज भी निकलेंगे, खाद्य पदार्थ भी निकलेंगे। तो ऐसी अवस्था में केवल जल भी क्या होगा? गलत होगा।
कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। हाँ भाई, खनिज लवण और जल इन दोनों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। भाई जल ज्यादा जाएगा, खनिज लवण कुछ निकलेंगे, कुछ खनिज लवण जाएंगे, कुछ खाद्य पदार्थ निकलेंगे। तो इन दोनों क्रियाओं को ये क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। पाद कोशिकाओं के कोशिकांगों की सुरक्षा करता है। अब ये बताओ, कोशिकांगों की सुरक्षा कौन करता है? आपने पढ़ा होगा, कोशिका एक चैप्टर होता है, क्लास 9th में भी आप पढ़ते हो, क्लास 11th में भी पढ़ते हो। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो कोशिका होती है, कोशिका की सुरक्षा का काम कौन करता है? कोशाभित्ति करता है, प्लाज्मा झिल्ली नहीं करता। तो यहां से ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आंसर। यानी ये कोशिकाओं में जो जल है और खनिज लवण, इनके प्रवेश और निष्कासन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। अब तरंग लंबाई यानी यहां पे आपको ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके उपस्थिति में होगा? यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ना, सबसे अधिक किस में होगा? तो याद रखिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, उसका अवशोषण सबसे ज्यादा। अब आपने पढ़ा होगा प्रकाश किरण में रंगों के लिए तरंग दैर्घ्य क्या पढ़ा होगा? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब जो रेड है, लाल है, इसका कितना होता है? 6400 से 8000। कहीं कहीं पे आप क्या देखते हो? 6400 से 7500। तो ये जो तरंग दैर्घ्य है, ये सबसे अधिक किसमें है? आर में, यानी रेड में। रेड यानी लाल। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि सबसे अधिक उपयोगी कौन होगा? लाल रोशनी। कौन होगा? लाल रोशनी। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज, यानी आप भारतीय हो ना, तो भारतीय लोग क्या सबसे ज्यादा खाते हैं? आप अपने घर में ही एक बार इमेजिन करके देखो। आप देखते होंगे कि घर में लोग सुबह भी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। अब बेटा कुछ जगहों पे क्या होता है? गेहूं की पैदावार कम होती है, वहां पे केवल पैदावार किसकी होती है? चावल की। वहां ज्यादातर लोग चावल खाते हैं। आप जैसे साउथ में चले जाओ, आपने देखा होगा इडली, सांभर, उत्तपम, ये सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं? चावल से बनाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि बंगाल के लोग क्या खाते हैं? मच्छी भात। भात किसका बना होता है? चावल का। यानी जो मोस्टली, जो मैक्सिमम फूड हम ऑक्यूपाई करते हैं ना, जो सबसे ज्यादा हम भोजन खाते हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा मोटा अनाज होता है वो क्या होता है? हमारा चावल होता है। सबसे ज्यादा मोटा अनाज कौन सा होता है? चावल। तो अब यहां पे सब पूछा क्या जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज तो कौन सा होगा? चावल। यह बात क्लियर रहेगी? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान, यानी वन के बारे में, जंगलों के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला जो संस्थान होता है, जो इंस्टीट्यूट होता है, इसी को बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह पूछा जा रहा है कहां पे उपस्थित है, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पाया जा रहा है, कहां पे है? तो याद रखिएगा, जब वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो यह कहां पे है? देहरादून। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, देहरादून, यानी देहरादून में ही हमारा वन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है? अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अवांछनीय पौधे को क्या कहा जाता है? यानी जो पौधे खेतों में बिना हमारी इच्छाओं के उगाते हैं, यानी हमें जरूरत नहीं होती उन पौधों की, लेकिन वो पौधे फिर भी उगे आते हैं, उन्हें हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें हम कहते क्या हैं? तो याद रखिएगा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और इनको नष्ट करने के लिए ही हम लोग एक रासायनिक पदार्थ का यूज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी। तो यानी यहां पे अब आपको याद रखना होगा कि अवांछनीय पौधे यानी अनवांटेड प्लांट्स, ऑन क्रॉप्स आर कॉल्ड एज वीड्स। यानी जो अवांछनीय पौधे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, वीड्स कहते हैं। यह बात क्लियर हो गई? अभी घास
ये कहीं कहीं हम लोगों को हमारी इच्छाओं से हमें चाहिए होता है ना, कहीं कहीं पे हमारी इच्छाओं के विपरीत चाहिए होता है। लेकिन जब हम खरपतवार वर्ड यूज कर रहे हैं, खरपतवार शब्द बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो आज के जो हमारा ये सेशन था, जिसमें हम लोगों ने आपसे 20 क्वेश्चंस के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने आपसे हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में विधिवत बात किया है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज का कॉन्सेप्ट भी आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस YouTube चैनल को सपोर्ट करते चलिए, लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला हर एक सब्जेक्ट बेस्ट से बेस्ट होगा। आपको हो सकता है कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसमें डाउट हो जाए, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये डाउट हो रहे हैं। आप जो भी डाउट हो उसे आप क्या करिए, आप जो आपके YouTube चैनल होता है ना, उस चैनल में बायो होते हैं ना, उस बायो में एक नंबर दिया जाता है जो सत्यम सर का नंबर दिया गया है, आप उस पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो लेकिन बेटा इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको कोई डाउट नहीं बन रहा होगा, आज का सेशन यहीं पे विराम लेते हैं और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।